हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने कास्ट सिस्टम को पढ़ा। जो थ्योरीज थी, चाहे वो पॉलिटिकल थ्योरी थी, रिलीजियस थ्योरी थी, ट्रेडिशनल थ्योरी थी, रेशियल थ्योरी थी, ऑक्यूपेशनल थ्योरी थी, तो हमने इन थ्योरीज को डिस्कस किया कि कैसे अलग अलग थ्योरीज ने अपने अपने फीचर्स देखे, अपने अपने व्यूज़ देखे, थ्योरीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद फिर जो डिफरेंट मैकीमेरियट हैं, उन्होंने इस थ्योरीज कास्ट सिस्टम को स्टडी किया। लुइस डुमॉन्ट ने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया। हमने ये भी देखा कि क्या कास्ट सिस्टम सिर्फ हिंदू में ही है या फिर डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें भी हैं, और हमने ये पाया कि हाँ, बाकी कम्युनिटीज़ में भी कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। क्रिश्चियनिटी है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, बुद्धिज़्म है, इनमें अलग अलग आपको कास्ट ग्रुप दिखते हैं। सिख में आपको अहलुवालियास या फिर डिफरेंट अरोड़ास, सैनीस, तो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, लबानास। ओके, तो जैन्स में भी डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं, बुद्धिज़्म में भी डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स हैं। जैसे थाईलैंड में प्रीकैरिएट है, जापान में बुरा बुराकुमिन है, बेड़ा पीपल हैं लद्दाख में, बुद्धिज़्म में। तो क्रिश्चियनिटी में भी आपको गौदोस मिलेंगे, चारदोस, गौडोस और सुधीर, महार एंड चमार मिलेंगे। और इस्लाम में आपको अशरफ, अजलाफ और अरजाल मिलेंगे। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में, वहाँ पे भी आपको कास्ट सिस्टम आपको स्टडी करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने स्टडी भी की। तो अली अनवर ने कहा बुक में मसवाद की जंग, उसमें ये कहा कि हाँ, लोअर कास्ट के लोगों में डिस्क्रिमिनेशन होता है अपर कास्ट के लोगों के द्वारा। क्रिश्चियनिटी में भी एंड्री बटेली ने कहा कि तंजोर की स्टडी की, तो उसमें भी कहा कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जब उनका फंडल होता है तो वे गाँव में बेल नहीं बजाई जाती। बुद्धिज़्म में भी जो बेड़ा लोग हैं लद्दाख में, उनको नन्स नहीं बनने दिया जाता, उनको मॉन्क्स नहीं बनने दिया जाता। जैन्स, अब जैन्स जो हैं, जैन में आप देखोगे कि बड़ी सारी जो कम्युनिटीज़ हैं जैन में, इंडिया में हैं 110 जैन की कम्युनिटीज़ हैं। सिख्स में भी आपने देखा होगा कि जो डिफरेंट गुरुज थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में कहा कि कास्ट जो है वो नहीं करना चाहिए, कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करना चाहिए। बट वो खुद सारे जितने भी गुरु थे वो खत्री थे, तो इन्होंने कास्ट सिस्टम को इन्होंने डिनाउंस किया। बट ये खुद जो है वो एक खत्रीज थे। तो आपको डिफरेंट इसमें लोग आउट दलित आपको सिक्स भी मिलेंगे, मजहबी रविदासियास ये आपको मिलेंगे। तो अब कास्ट एंड लैंड ऑनरशिप की बात करें तो अब कास्ट और लैंड में कि क्या अब देखो एम.एन. श्रीनिवासन ने क्या किया। एम.एन. श्रीनिवासन ने विलेज की कम्युनिटी को स्टडी किया, है ना। तो हर एक के उनके अपने राइट्स थे, कुछ ड्यूटीज़ थी, कुछ प्रिविलेजेस थे, है ना। तो अब जो कास्ट टॉप पे थी उनके पास पावर्स थी, लोअर कास्ट के पास पावर नहीं थी। लोअर कास्ट के लोग क्या थे, टीनेंट्स थे, लैंडलेस थे, सर्वेंट्स थे, डेटर्स थे, क्लाइंट्स थे हायर कास्ट के। ओके, ये एम.एन. श्रीनिवासन ने स्टडी की। तो अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट जो था, पीपल ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट नाम से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने 4635 कम्युनिटीज़ को स्टडी किया, कास्ट को स्टडी किया। तो उन्होंने ये बताया कि हायर कास्ट के जो लोग थे, है ना, तो उनका हायर पोजीशन था, हाईली प्लेस्ड कास्ट, लैंड के ऊपर उनका कंट्रोल था, अदर रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल था।
तो इन्फीरियर स्टेटस वाले के लोगों के साथ उनका रिलेशन था। तो लोअर कास्ट के लोग जो थे वो बॉटम में थे, पॉवर्टी में थे, पोजेशन नहीं थी उनके पास लैंड की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज उनके पास बड़े कम थे। तो सोशियो रिचुअल्स डिग्रेडेशन था प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेस पे। तो ऑक्यूपेशन उनका वही था जो उनके बाप दादा करके आ रहे थे काम, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था उनका। तो आप देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी यही बात को माना, कास्ट एंड लैंड को स्टडी किया। एम श्रीनिवासन ने भी अब कास्ट एंड लैंड को स्टडी किया। ओके, अब स्ट्रेटिफिकेशन विद इन कास्ट की अगर हम बात करें तो एफ जी बेली ने क्या कहा? एफ जी बेली ने कहा कि एक बैकवर्ड स्टेट उड़ीसा को स्टडी किया तो हर एक पर्सन जो है वो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन पे वर्क नहीं करता। डिस्टिलर्स टच नहीं करते लिक्विड को, द पोटर्स को पोट्स बनाना नहीं आती, फिशरमैन फिश नहीं करते, वारियर्स कल्टीवेटर्स हैं। तो क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन स्टडी की। तो एफ जी बेले ने कहा कि ऐसा नहीं है कि पोटर्स को पोटर नहीं बनाना आते होंगे, फिशरमैन फिश नहीं कर रहे हैं, अब वारियर्स है वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो क्लास बेस्ड स्टडी है। तो कहने का मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, मार्केट इकोनॉमी बने से, पेनिट्रेशन की वजह से तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था सेवरल कास्ट का वो इफेक्ट हुआ है। तो कई सारे लोगों ने अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वो छोड़ दिया। तो एफ जी बेले ने इन चीज़ों को स्टडी किया। कैथलीन ने यही चीज़ ऑब्जर्व की तमिलनाडु में। तो अब ये कास्ट कम्युनिटी है वो वही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन नहीं कर रही है। ओके, जो ब्राह्मण्स हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, स्कूल टीचर्स हैं, कुछ ग्रोसरी स्टोर रन कर रहे हैं, कुछ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, है ना। तो जो ब्राह्मण्स थे, नॉन ब्राह्मण्स थे, तो फिशरमैन हो गए, मराठास हो गए, कोरवास हो गए, तो ट्रेडिशनल वर्क उन्होंने छोड़ दिया है। तो कैथलीन गो ने तमिलनाडु में ये स्टडी किया, तो एफ जी बेले ने उड़ीसा में ये स्टडी किया कि किस तरह से लोगों ने अपना कास्ट जो है वो अपना ऑक्यूपेशन ही छोड़ दिया है। चाहे वो कई फिशरमैन हैं, कई पोर्टर्स ने अपना काम छोड़ दिया, जो नॉन ब्राह्मण्स थे वो कोई और काम कर रहे थे। तो मैक्यू मेरिट ने भी यही स्टडी की। ओके, लैंड और कास्ट को हमने स्टडी किया, स्ट्रेटिफिकेशन विद इन कास्ट में हमने स्टडी की, जिसमें हम मैक्यू मेरिट का जिक्र करते हैं, एफ जी बेली का जिक्र करते हैं, कैथरीन गो का जिक्र करते हैं। तो कुछ यातीस हैं जो सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन में रह रही हैं। तो जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, वो भी उसी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में रह रही हैं।
पैसा ज़्यादा है उन लोगों के पास, उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, मात्रा उनकी ज़्यादा है। तो अब कास्ट का ये होता था कि हमें डोमिनेंट पोजीशन एक्वायर करनी है पंचायती राज सिस्टम में, अडल्ट फ्रेंचाइजी में। तो देखा जाए तो पॉलिटिकल सिस्टम में ने इसको स्ट्रेंथन किया है। ओके, रुडोल्फ ने क्या कहा कि इंडियन कास्ट में जो एसोसिएशन है वो ट्रेडिशनल लीडर्स के हाथ में नहीं है, जो एमर्जेंट पॉलिटिकल क्लास है, तो कास्ट इश्यूज को वो एक्सप्लॉइट करते हैं, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल दलित्स हैं, यादव्स हैं यूपी में, तो ये एक कास्ट ग्रुप है, तो इनको पॉलिटिसाइज किया जाता है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। तो मंडल कमीशन और द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन को एस्टेब्लिश किया था जनता पार्टी ने अंडर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। तो अब इसमें आइडेंटिफाई करना था सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना था। तो इसने क्या किया, बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई किया कास्ट के टर्म में। तो इसीलिए कास्ट एंड क्लास जो है वो एक को एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी बन गई। तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज भी आपको देखने को मिलती हैं, मंडल कमीशन है ना। कास्ट एंड पॉलिटिकल एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आईपी देसाई ने स्टडी की कास्ट एंड पॉलिटिक्स के ऊपर, और रुडोल्फ ने स्टडी की, एमएन श्रीनिवासन ने स्टडी की। ओके, तो बैकग्राउंड क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन बार बार आया है PVPYQs में, तो मैंने आपको पॉइंट वाइज इसको एक्सप्लेन किया है। डिफरेंट जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या स्टडी किया, क्या पाया उन्होंने। अब देखा जाए कि अब पॉलिटिकल पार्टीज भी कास्ट बेस्ड हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए कि कास्ट के फैक्टर पे ही पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं, तो वो अपने ही पॉलिटिकल कास्ट के को अब वो करते हैं, इंटरेस्ट को वो ठीक करते हैं। अकाली दल है, उसका एक कम्युनिटी आइडेंटिटी है पंजाब में, तो कम्युनिटी आइडेंटिटी है, तो वो भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो DMK है, AIADMK, तो नॉन ब्राह्मण पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमिलनाडु से। तो जाट्स, नॉन जाट्स के बेसिस पे जो इन्फ्लुएंस है, तो अब वोट्स को सिक्योर करने के लिए वो इनको इस्तेमाल करते हैं। तो BSP है ना। तो अब BJP है, वो हिंदूज कास्ट को फोकस करती है, ट्रेडिंग कम्युनिटी को फोकस करती है। BSP जो है वो शेड्यूल कास्ट को फोकस करती है। DMK, AIADMK वो नॉन ब्राह्मण पार्टी के हैं, अकाली दल हैं। तो इलेक्शन कैंपेन भी कास्ट को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। वायलेंस होता है, कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है। तो ठीक है, तो अब इन चीज़ों को देखना पड़ता है कि हमें रोल ऑफ कास्ट को न्यूट्रलाइज करना है। तो कास्ट इकोनॉमिक बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि कास्ट बेसिस पे होनी चाहिए। रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे होनी चाहिए। तो मीडिया को भी एक रोल प्ले करना है, कास्ट बेस्ड वायलेंस को ख़त्म करना है। एजुकेशन सिस्टम जो है वो सेकुलर लाइंस पे उसको लेके आना है। तो जितने भी स्कूल्स जो थे उनको एनकरेज करना चाहिए, है ना। तो डिफरेंट कम्युनिटीज इकट्ठे मिलकर स्कूल की जो टेक्स्ट बुक है उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। कास्ट सिस्टम जो है मैन के द्वारा बनाया हुआ है, जो बताना है, और इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करना है। तो ये
कास्ट के रोल को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कास्ट और जो कंक्लूजन में तो अब कॉमन इंटरेस्ट उनका हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी सेम हो, उनकी कास्ट सेम हो, ओके। अपना कोई इंटरेस्ट सर्व करने के लिए, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, आप समझ गए हो ना कि क्या है फैक्शन। आप पॉलिटिक्स में फैक्शन क्या है। आप पीपल जो हैं गांव में रहते हैं, है ना, पीसफुल को एग्जिस्टेंस है, उनकी सपोर्ट है, ओके। तो लेकिन फैक्शनिज्म से विलेज की यूनिटी को थ्रेटन पहुंचेगा, पीस जो है वो इफेक्ट होएगी, ओके। तो अब रूरल लोग जो है वो एक सिंगल हेड को नहीं देखते हैं, हेडमैन को नहीं देखते हैं एज ए सेंटर ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जो फैक्शनल लीडर्स होते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, ओके। तो पीस जो है वो फास्ट डिटेरिएट हो रही है। तो फैक्शनिज्म क्या है, फैक्टर्स क्या है, वेरियस फैक्शंस हमने डिस्कस किए, ओके। अब पॉलिटिक्स और फैक्शनिज्म के में क्या रिलेशन है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पे फैक्शनिज्म बन जाएगा,
तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होगा, फैक्शन होगा, अपर कास्ट के लोग फैक्शन बना लेंगे। तो यूनिटी के लिए डिटेरिमेंटल है, क्लैश हो सकते हैं, वायलेंस हो सकती है। ओके। अब इंडिया जो है लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। अब क्या होता है कि लीडर अगर आता है बैकवर्ड रीजन से, और अगर वो सेंटर में कहीं हेड बनता है, ठीक है, तो वहाँ जो बैकवर्ड लोग होते हैं वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। बट अगर वही लीडर अगर नेपोटिज्म करेगा, फीलिंग उसमें आएगी, पैटर्नल की मैटर्नल की फीलिंग आएगी, तो जो ग्राउंड रूल है पॉलिटिक्स का उसको ही वो वायलेट करेगा, अपने ही बेटों को बेटियों को प्रमोट करेगा। तो उससे क्या होगा, फैक्शनलिज्म आएगा। तो फादर क्या करता है, फैमिली को अलग लेवल तक लेके आता है। हर जॉब में आपको स्किल्स चाहिए। ओके। अब पॉलिटिक्स में होना इसका मतलब ये नहीं कि सारे के बच्चे भी उसके पॉलिटिक्स में अच्छा कर पाएंगे। तो उनको फैक्शनलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, तो बाइस नहीं होना चाहिए उनको। ओके। तो फैक्शनलिज्म खतरनाक है, डेंजर है, तबाही हो जाएगी, वायलेंस हो जाएगा। तो इन वायल तो फैक्शनलिज्म से बचाना है पॉलिटिक्स को। नेपोटिज्म हो जाना, रिश्तेदारों का एक अलग फैक्शन बना लेना, और जो गवर्नमेंट का वो जो न्यूट्रल काम है वो काम नहीं करना, ठेके अपने ही रिश्तेदारों को दिलवाना, अपने ही बच्चों को काम दिलवाना, और जो कॉमन मैन है उसकी नहीं सुनना। तो ये फैक्शनलिज्म के एम श्रीनिवासन और बुरे को कंपेयर किया जाए और कंट्रास्ट किया जाए कि इनकी बुरे की इंटीग्रेटिव अप्रोच थी और एम श्रीनिवासन की स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच थी। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कौन थे? रेडक्लिफ ब्राउन, है ना। तो रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में थे। इंटीग्रेटिव में हम देखेंगे कि क्या बात करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, वर्ना की बात करेंगे, वर्ना मॉडल क्या है कास्ट सिस्टम का, ठीक है। तो आगे फिर हम डोमिनेंट कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। बड़े सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने वाले, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और नॉलेज आपको आपकी आंखें खोल देंगे कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे बिहेव कर रही है, क्यों मीडिया ऐसे बिहेव कर रहा है, क्यों सोसाइटी फैक्शंस की तरफ जा रही है, क्यों कुछ लोग जो है वो, इस चीज़ों को आप डीपली स्टडी करने में सक्षम होते हो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो। अब कास्ट क्या है? कास्ट का मैंने बताया कि ये एक किस्म का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ब्लड के बेस पे, क्रीड के बेस पे, कलर के बेस पे।
ओके। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव जो हेमंत श्रीनिवासन का, वो क्या कहता है? अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में कौन थे थिंकर? रैडक्लिफ ब्राउन थे। तो अब इसने फोकस किया कि करंट जो कास्ट के जो डायनेमिक्स हैं, हिस्ट्री पे फोकस नहीं करना है, करंट के कास्ट सिस्टम को स्टडी करो। ठीक है। तो कास्ट को के रूट कहाँ है? लोकल हिरार्की में देखो उसको, उसको वर्ना फ्रेमवर्क में नहीं देखो। वर्ना बेसिकली एक वर्ण मैक्रो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है। कास्ट जो है ऑल इंडिया फिनोमिना है। तो एम एन श्रीनिवासन ने संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट, है ना, तो ये दिए, तो इस कंसेप्ट को दिया। तो हायरार्की को कहा गया एक सेंट्रल एट्रीब्यूट है। आर्यंस के प्रैक्टिस करने से मना किया, तो ये कास्ट सिस्टम का ओरिजिनेशन हुआ, डिफ्यूजनिज्म हुआ। तो बुरे ने कहा कि अपर कास्ट के लोग तो आर्यन थे और लोअर कास्ट के वो आर्यन, नॉन आर्यन बन गए। इसने बैकवर्ड हिंदूज का कॉन्सेप्ट दिया, कास्ट पैट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। तो इन्होंने क्या किया? सोसाइटी को स्टडी किया, कास्ट सिस्टम को स्टडी किया। तो बेसिकली संस्कृताइजेशन है क्या? बेसिकली लोअर कास्ट के लोग अपर कास्ट में जा रहे हैं, है ना। तो ब्राह्मणाइजेशन का ही तो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म। तो बुरे ने कहा कि ये तो मेजॉरिटी में है आर्यन, इन्होंने इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव को अपनाया, इन्होंने डिविजनिस्ट पर्सपेक्टिव को अपनाया। तो जो दूसरे थे रैडक्लिफ ब्राउन और एम एन श्रीनिवासन, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म अप्रोच को अपनाया। उन्होंने कहा कि करंट पे हमने फोकस करना है, हमने फंक्शंस पे फोकस करना है, कास्ट कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, हिरार्की पे फोकस करना है, हिरार्की को स्टडी करना चाहिए, तभी हम कास्ट कर सकते हैं। तो दोनों के पर्सपेक्टिव अलग अलग थे। एक का स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव था, दूसरे का डिफेंस
जाति वर्णा, वर्णा को हमने पढ़ा, 4 वर्णा है, जाति को हमने पढ़ा। अब गोत्र क्या है? गोत्र क्या है? ये एक एंडोगेमस ग्रुप है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है एंडोगेमी का। जैसे कास्ट एक एंडोगेमी का प्रिंसिपल है, वैसे गोत्र एक एंडोगेमी का प्रिंसिपल है। तो ये क्लान के अंदर डिफरेंट गोत्रस मिलेंगे, तो स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ द क्लैन को हम बोलते हैं गोत्र। तो आपने अपने गोत्र में शादी नहीं करनी है। ठीक है। अब हमने बहुत डिस्कस किया डिटेल में, कास्ट सिस्टम को डिस्कस किया, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ कास्ट डिस्कस किया, डोमोंट लुईस डोमोंट को डिस्कस किया, कास्ट सिस्टम कैसे स्टडी किया, एम एन श्रीनिवासन और गुरे के अप्रोच को स्टडी किया कास्ट में, मैकिम मेरिट के कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, ओरिजिन क्या है कास्ट सिस्टम के, डिफरेंट ओरिजिन उसको हमने स्टडी किया। हमने स्ट्रक्चरल थ्योरीज को पढ़ा, कल्चरल थ्योरीज ने किस तरह से डिफाइन किया कास्ट को। कास्ट है क्या बेसिकली? कास्ट की डेफिनेशन तो आए, अच्छे से बड़ी सी डेफिनेशन आए। कास्ट क्या है बेसिकली? एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। ओके, तो गोत्र का हमने डिस्कस किया। कास्ट सिस्टम में हमने वर्णास डिस्कस किया, 4 वर्णा है। जाति एक स्मॉल ग्रुप है। गोत्र देखो, जाति के अंदर आपको क्लैन्स मिलेंगे, क्लैन के अंदर आपको गोत्र मिलेंगे। तो गोत्र बेसिकली एक एक्सोगेमस ग्रुप है, मीन्स आपको पार्टनर के लिए आपको गोत्र के बाहर शादी करनी पड़ेगी। तो कास्ट जो है वो एंडोगेमस ग्रुप है कि आपको अपनी कास्ट में ही शादी करनी पड़ेगी। अपने गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, कास्ट में अपनी कास्ट में आप शादी करेंगे, कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं डोमिनेंट कास्ट की। अब डोमिनेंट कास्ट के बारे में समझने वाले, जानने वाले कौन थे? एम एन श्रीनिवासन। एम एन श्रीनिवासन थे जिन्होंने कंसेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट का। तो इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट कैसे दे दिया? तो रामपुरा विलेज है, उसकी स्टडी की। तो रामपुरा आपको कर्नाटका में जाना पड़ेगा, कर्नाटका में मैसूर में जाना पड़ेगा, मैसूर में एक रामपुरा विलेज है, वहाँ पे जाके स्टडी की एम एन श्रीनिवासन ने और कॉन्सेप्ट दिया डोमिनेंट कास्ट का। तो रामपुरा में इसने स्टडी किया, तो डिफाइन क्या किया इसने? इसने कहा कि कोई भी कास्ट डोमिनेंट कास्ट तभी हो सकती है अगर तो उसकी इकोनॉमिकली वो प्रॉस्परस हैं, अगर वो उनकी न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ जो है वो हाई है, अगर उनके पास वास्ट लैंड है और वो हाई उनका प्लेस जो है कास्ट हियरार्की में हाई प्लेस है। ओके, तो इसने बुक दी द रिमेंबर्ड विलेज, बुक लिखी द रिमेंबर्ड विलेज। तो जिसने मैसूर की स्टडी की, मैसूर विलेज की स्टडी की, रामपुरा विलेज की स्टडी की, द रिमेंबर्ड विलेज। ओके, तो अब देखा जाए तो प्रिविलेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? आपको डोमिनेंट कास्ट आपको केरला में है, नायर्स, राजपूत्स हैं राजस्थान में, जाट्स हैं हरियाणा में।
ठीक है। तो और महाराष्ट्र में मराठास हैं, गुजरात में बनिया है, पाटीदार है। ओके। तो बड़े सारे एलिमेंट्स हैं इसके, करेक्टरिस्टिक्स हैं, एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ओनरशिप ऑफ लैंड, तो लैंड का साइज इनके पास ज़्यादा होता है। ओके। तो अब लैंड ओनिंग कास्ट क्या करते हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको जॉब देते हैं, मार्जिनल फार्मर्स को जॉब देते हैं। तो इनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो सुपीरियर होता है, प्रॉस्परस होता है। ओके। तो कास्ट हिरार्की में इनका हाई रैंक होता है। तो राजपूत जो है वो क्या है, फ्यूडल ठाकुर्स हैं विलेज में। इनके पास बड़ी सारी लैंड है, हाई रैंक है इनका, डोमिनेंट है। ब्राह्मण्स, राजपूत ये डोमिनेंट है। तो ओनरशिप ऑफ लैंड, तो जैसे ओखालिका है, ओखालिका जो है मैसूर विलेज में, लिंगायत LINGAY लिंगायत एंड ओखालिका जो है वो डोमिनेंट कास्ट है मैसूर में। तो रैंक भी है। तो कास्ट की जो रैंक वर्ना सिस्टम में जो रैंक की हायरार्की है, कास्ट की हायरार्की है, उसमें रैंक इनका हाई है। तो अब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ हाई होता है तो क्या होता है कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज एज ए वोट बैंक भी इस्तेमाल करती हैं। जिस कास्ट के ज़्यादा, क्योंकि उनके ज़्यादा वोटर्स होंगे तो उन्हीं को पॉलिटिकल पार्टी टारगेट करेगी। ओके। तो MN श्रीनिवासन ने स्टडी की रामपुरा विलेज की। तो ज़रूरी नहीं है कि हायर कास्ट ग्रुप ही डोमिनेंट कास्ट बने, तो अदर कास्ट ग्रुप भी डोमिनेंट कास्ट बन सकती है। मल्टीपल फंक्शंस हैं। ठीक है। ओखालिगास, लिंगायत, OKKA ओखालिगा, LIGS ओखालिगास, लिंगायत LINGAY लिंगायत क्या थे, डोमिनेंट कास्ट थे। तो इतने ये पावरफुल हैं, ये ब्राह्मण्स को पनिश कर सकते हैं। इंटरनल मैटर जो होता है अदर कास्ट का, उनमें भी ये इंटरफेयर कर सकते हैं। तो अब सिंगल फैक्टर तो नहीं है कास्ट को डोमिनेट बनाने का, मल्टीपल फैक्टर्स हैं और डिपेंडेंसी के ऊपर बेस्ड है। तो राजपूत who misbehaved as a sweeper were also punished by the other Rajput due to strong opposition of the sweeper। तो स्टडी की गई तो राजपूत इतनी पावरफुल कम्युनिटी है, तो जो मिसबिहेव करते हैं किसी और के साथ तो उनको पनिश भी किया जाता है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमिनेंट कास्ट की। अब डोमिनेंट कास्ट क्या है, सोशल फील्ड में क्या इनका योगदान है, तो इनको एज ए रेफरेंस ग्रुप बनाया जाता है ताकि जो लोअर दूसरे कास्ट के ग्रुप हैं वो इनको फॉलो करते हैं, सेंसिटाइजेशन हो जाती है। ठीक है।
तो इकोनॉमिक फील्ड में क्या देखा जाए, काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। जैसे पंजाब में जाट ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ग्रीन रेवोल्यूशन में, पंजाब और हरियाणा में। तो कनकनी कास्ट जो थी, उन्होंने कोंकण रेलवेज को बड़ी देर तक नहीं डेवलप होने दिया। इकोनॉमिक फील्ड में नेगेटिव इफेक्ट भी है, पॉजिटिव इफेक्ट भी है, सोशल फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन है। अब पॉलिटिकल फील्ड में क्या होता है कि कुछ डोमिनेंट कास्ट के लोग वो वोट बैंक तो होते हैं या पॉलिटिशियंस का, और वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करते हैं, और आपको कास्टिज्म देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स में। अपने आप को पॉलिटिकल में दिखने की कोशिश करते हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मराठास और महाराष्ट्र और जो पाटीदार्स हैं बड़े हैं गुजरात के, वो अपने वो पॉलिटिकल स्फेयर में एक्टिव हैं और अपने इंटरेस्ट को वो पुश करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सोशल फील्ड में इनका योगदान है, इकोनॉमिक फील्ड में इनका योगदान है, पॉलिटिकल फील्ड में इनका योगदान है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इनका योगदान है। तो डोमिनेंट कास्ट क्या करती है, खप पंचायत जैसे है, तो वहाँ पे जो जाट्स है वहाँ के, तो वो खप पंचायत को चलाते हैं, वहाँ पे फैसले लेते हैं लोगों गाँव के लिए। तो डोमिनेंट कास्ट अभी भी है, अब इसका नेचर चेंज हो गया है। पंचायती राज आने से, अडल्ट फ्रेंचाइज आने से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। जैसे रिजर्वेशन है SC STs की, उससे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। तो भी है इसका पॉलिटिकल पावर इनके पास होती है, पावर इनके पास होती है ना। सेंट्रल पावर है, लैंड ज़्यादा होती है इनके पास, माया लैंड के होती है, जॉब अच्छी है इनके, और लोन है और वैल्यू है। तो उसका क्रिटिसिज्म भी हुआ। DN मजुमदार ने एक चोर का एक गांव बुक लिखी, उसमें कहा कि डोमिनेंट कास्ट जो है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग धारणा है इसको लेके। तो डोमिनेंट कास्ट यूज करती है, ठीक है, इंडियन सिस्टम को, तो डोमिनेंट कास्ट उसमें हेल्प करती है इंडियन मुजुमदार ने। तो SC दुबे ने कहा कि डोमिनेंट कास्ट का मीनिंगफुल तभी है अगर कास्ट के अंदर यूनिटी है। अगर यूनिटी नहीं है तो हम कास्ट डोमिनेंट नहीं कह सकते, वो इंडिविजुअल डोमिनेंट बन जाएगा, SC दुबे ने कहा। क्रिटिसिज्म भी हुआ इसका। और दूसरा ये एक DN मजुमदार ने कहा कि यूजफुल तो है, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ग्राउंड रियलिटीज का पता चलता है, वहाँ के सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम का पता चलता है।
तो कॉन्सेप्ट जो है डोमिनेंट कास्ट का, तो अब जो है इवॉल्व कर रहा है ये, है ना। तब इसकी डोमिनेंस भी कम होती जा रही है, पहले थी, अब इसकी कम होती जा रही है, डोमिनेंट कास्ट का जो डोमिनेंस कम होती जा रही है। अब रीजनल डायमेंशन ऑफ पावर की बात करते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को यहाँ पे ही यही पढ़ेंगे हम। आगे हम कास्ट मोबिलिटी, कास्ट सिस्टम इन इंडिया, फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो कास्ट और पावर के बीच में क्या रिलेशन है? हमने कास्ट और पॉलिटिक्स के बीच में रिलेशन पढ़ा, हमने डोमिनेंट कास्ट पढ़ा, हमने कास्ट की थ्योरीज पढ़ी, कास्ट का मैंने डिटेल में डिस्कस किया। ऐसे भी आ गया तो अब भी आप अच्छे से उसको लिख पाओगे। तो रीजनल डायमेंशन क्या है पावर की? ठीक है। अब जैसे के.एल. शर्मा है, उन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर स्टडी की, एक गांव था कानपुर के नीचे नज़दीक, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो इकोनॉमिकली बेटर है, इन पैसे वाले जो कास्ट ग्रुप थे वो डोमिनेंट थे। तो जो न्यूमेरिकल जो स्ट्रेंथ है ना, या फिर हाई रिचुअल स्टेटस है, वो ओवर पावर कर दिया जाता था किसके द्वारा? इकोनॉमिक स्टेटस के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से अलग रीजन में पावर्स की डायमेंशंस चेंज हो जाती है ना। जैसे के.एल. शर्मा ने कानपुर में एक विलेज की बात की, तो उसने कहा वहाँ पे जो पैसे वाले लोग हैं ना, उनके पास ज़्यादा पावर है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ वालों के पास पावर नहीं है। जो हाई रिचुअल्स, हाई स्टेटस है जिनका सोसाइटी में, उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है उनके पास ज़्यादा पावर्स है। के.एल. शर्मा ने बात की। अब ब्राह्मण्स जो हैं वो न्यूमेरिकली और रिचुअली हाइयर हैं, वो डोमिनेंट ही हैं क्योंकि वो पुअर हैं, ठीक है। इसी तरह से के.एल. शर्मा ने, विलियम वाइसर ने भी स्टडी की। अब देखो एम श्रीनिवासन ने डोमिनेंट कास्ट की स्टडी की, तो उसने रामपुर विलेज की स्टडी की, जो कि कहाँ पे था? इसने रामपुरा विलेज था मैसूर सिटी में, ओके। अब हम बात करते हैं जब रीजनल डायमेंशंस की, तो विलियम एच वाइजर ने भी क्या करा, उसने करीमपुर विलेज है एक यूपी में, करीमपुर विलेज है यूपी में, इटावा डिस्ट्रिक्ट की। तो उसने कहा कि ब्राह्मण्स हैं वहाँ पे डोमिनेंट, क्योंकि इनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। तो रीजनल वेरिएशन है ही है। अब जैसे एम श्रीनिवासन ने कहा, स्टडी की, करीमपुर विलेज है, इटावा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे ब्राह्मणों के पास बड़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे वो न्यूमेरिकली वो डोमिनेंट कास्ट है। तो अब के.एल. शर्मा ने कानपुर में विलेज की स्टडी की, तो उसने बताया कि वहाँ पे जो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोगों के पास ज़्यादा डोमिनेंट है कास्ट, ओके। तो ऑस्कर लेविस ने भी स्टडी की, उसने बुक लिखी विलेज इंडिया। एम श्रीनिवासन ने स्टडी की द रिमेंबर्ड विलेज। तो जाट्स जो थे, रामपुरा विलेज इन दिल्ली। तो वो क्या करते थे? अदर कास्ट को कंट्रोल करते थे। तो कहते हैं कि बड़े सारे जो हैं फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके लिए, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा डोमिनेंट कास्ट प्रेजेंट हो, तो फिर किसको डोमिनेंट बोलेंगे? तो
तो उनमें से जो अमीर होगी वो डोमिनेंट बन जाएगी, या उनमें से जो हायर स्टेटस वाली होगी वो डोमिनेंट बन जाएगी। तो ये चीज़ें होती हैं। स्टडी की इसने, दिल्ली में स्टडी किया कि जाट्स जो है ना वो ज़्यादा पावरफुल थे ब्राह्मण्स थे, वो कंट्रोल करते थे अदर कास्ट को, ब्राह्मण्स को भी, क्योंकि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो बाकियों को भी कंट्रोल कर रहे थे। तो ये स्टडी की ऑस्कर लेविस ने 1955 में, विलेज इंडिया की। तो विलियम वाइसन ने स्टडी की, ऑस्कर लेविस ने स्टडी की, के.एल. शर्मा ने स्टडी की। 3 स्टडी मैंने कॉट कर दी आपको। अब जैसे इरावटी कार्वे है, इरावटी कार्वे ने क्या किया, मालाबार कोस्ट की स्टडी की। ठीक है, तो मालाबार कोस्ट की स्टडी की, तो जो ब्राह्मण कास्ट है वहाँ की मालाबार कोस्ट में, वो उनके पास लैंड भी है, पावर भी है, कंट्रोल भी है, रिचुअल्स भी करते हैं। और यहाँ पे कास्ट एंड पावर हिरार्की ओवरलैप करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंसंट्रेशन होती है पावर की, वेल्थ की। अब डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, तो जाट्स जो लोग हैं, है ना, तो उनके पास सब्सटेंशियल पावर है, डोमिनेंस है उनका। तो वहाँ पे मालाबार में उसने कहा ब्राह्मण के लोगों के पास पैसा है, पावर है, स्टेटस है, रिचुअल्स वो परफॉर्म करते हैं, लैंड ज़्यादा है, लैंडेड वेल्थ, पावर है, कंट्रोल है। ओके, तो क्या होता है कि पावर उनके पास चली जाएगी, वेल्थ उनके पास चली जाएगी, लैंड इन्वेस्टेड चली जाएगी, हाई रैंकिंग जो कास्ट है उनके पास चली जाएगी। इरावटी कार्वे ने स्टडी की, इरावटी कार्वे ने स्टडी की, आपने इसकी कोट करनी है। के.एल. शर्मा ने स्टडी किया, इसको भी कोट करना है आपने। विलियम वाइसन की स्टडी को कोट करना है आपने, ऑस्कर लेविस की स्टडी को कोट करना है। ओके गाइस, तो हम यहाँ तक ही इसको करेंगे गाइस। ठीक है, तो हमने डिटेल में कितना कुछ तो हमने पढ़ा, हमने आज कास्ट सिस्टम का पढ़ा, कास्ट सिस्टम के फीचर्स पढ़े हमने, है ना, लुइस डोमोंट को एक्सप्लेन किया, मैकिम मेरिट को एक्सप्लेन किया, ओरिजिन ऑफ को एक्सप्लेन किया, कास्ट सिस्टम क्या यूनिक है हिंदूज में वो चीज़ पढ़ी, कास्ट एंड लैंड ओनरशिप के बारे में पढ़ा, स्ट्रैटिफिकेशन विद इन कास्ट पढ़ी, कास्ट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ा, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनलिज्म को पढ़ा, है ना, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा, कास्ट सिस्टम इन इंडिया में हमने डोमिनेंट कास्ट को पढ़ा। ठीक है, रीजनल वेरिएशन को हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट मोबिलिटी को पढ़ेंगे हम। ठीक है, कास्ट मोबिलिटी को पढ़ेंगे, जजमानी सिस्टम को पढ़ेंगे, ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम को पढ़ेंगे, सैक्रेड कम्प्लेक्स को पढ़ेंगे, नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। तो काफ़ी टॉपिक्स आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आने वाले वीडियो में, तो हम उनको पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।